वेलकम बैक। मैं अभिषेक साहू। तो इस वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक से जुड़े वेरियस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है और भी बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में आती है वो ये होती है कि यार जो इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। कई बार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होती है। तो मैं आपको बता दूं दैट इंसुलेटर्स को ही हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, लेकिन कब? इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक होते हैं, लेकिन कब? जब इंसुलेटर का हौसला टूट जाएगा, जब इंसुलेटर की हिम्मत टूट जाएगी तभी हम उसको क्या कहने लगते हैं, डाइलेक्ट्रिक। बिकॉज हम जानते हैं कि यार एक जो इंसुलेटर होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर के अंदर, वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं तो किसी टाइप का ये चार्ज वगैरह फ्लो नहीं होने देते अपने थ्रू। लेकिन जब हम किसी इंसुलेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सपोज हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई की, तो क्या होता है कि एटॉमिक स्केल पर, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इंसुलेटर के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। क्या चेंजेस आने लगते हैं कि हम जानते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, ये इसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज की साइड शिफ्ट होने लगेंगे। एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, कुछ शिफ्ट होंगे, सारे शिफ्ट नहीं होंगे, कुछ शिफ्ट होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखा देता हूँ इस तरह से। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो देखिए यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, जिसको हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बिकॉज यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल। तो पोल्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हमने उसको EP कह दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और वो स्टेट, वो कंडीशन जब कोई इंसुलेटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगता है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली ना, तो जब कोई इंसुलेटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि यार ये तो डाइलेक्ट्रिक बन गया अब। एंड डाइलेक्ट्रिक अब दो टाइप के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हम इन दोनों में डिफरेंस दिखेंगे एंड इसमें भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर। ओके, तो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझने से पहले हमें पहले पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को समझना होगा। ओके, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है, सबसे पहले हम जानते हैं, जिनके पास एनीथिंग विच हैज पोल्स। इसके पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनमें परमानेंट स्टेज में क्या होता है, पोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन पोलर में कोई पोल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ओके। अब जो पोलर हम एक्चुअली कहते कैसे हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो पोलर मॉलिक्यूल समझना होगा। तो देखिए, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सभी पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास, सभी पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास सभी नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होना चाहिए। दैट इज, जो पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में कोइंसिडेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज, जो पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाते हैं। दैट इज, इस तरह से हमने कोई ये मान लिया कुछ भी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सपोज करते हैं ये हो गया Q प्लस Q, एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह से आप डिस्टेंस यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उस तरह से डिस्टेंस आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, डिस्टेंस 0 है। ओके, तो मॉलिक्यूल्स में किस तरह से जो डिस्टेंस होती है हम देखते हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी कंपोजिशन किस तरह से है। तो देखिए, सपोज जो पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल होते हैं वो होते हैं H2O। H2O का जो स्ट्रक्चर है वो पोलर होता है। इसके बाद HCl एंड NaCl, ये पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं H2O को। तो H2O में जो ऑक्सीजन है
ओके, तो H2 क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। H2 क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज का हमने सेंटर ऑफ मास देखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया, और इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास देखा, यहाँ पर आया। अब नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास देखा इस ऑक्सीजन में, तो क्या होगा, वहाँ यहाँ पर आया। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, दैट सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता, यानी कि उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास और इन दोनों पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास, सभी पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कुछ बीच में आ जाएगा, ओके, एंड इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच में कोई डिस्टेंस है, जिसको हम नाम दे देते हैं दैट डी डिस्टेंस है, या किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। हम 2L जो डायपोल की डिस्टेंस होती है, तो ये नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास, ये पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ, ओके। अब क्या कंडीशन बनती है, फिर हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं, लेकिन पहले कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन में हम क्या देखते हैं, दैट यदि हम बात करते हैं H2 की, क्योंकि इसके एग्जांपल होते हैं H2, O2, CO2, ये एग्जांपल होते हैं नॉन पोलर के। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, इसमें पोल्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि पोलर में क्या होता है, परमानेंटली हमेशा इसमें पोल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो H2 में किस तरह से H2 का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पोल्स क्यों नहीं बनते, तो देखते हैं। हमें क्या पता है, दैट H2 पॉजिटिवली चार्ज्ड, और सपोज करते हैं जो हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन, दैट इज एक ये हाइड्रोजन एंड एक ये हाइड्रोजन, तो इसके पॉजिटिव चार्जेस देखिए यहाँ पर हो गए पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर। इसी तरह से इसके नेगेटिव चार्जेस जो होंगे उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, वो भी सेंटर में लाई करेगा, इस तरह से। तो आप देखिए दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या कर गए, एक दूसरे के ऊपर हो गए, एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए। तो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करते हैं तो क्या होता है, वो डायपोल जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है, फॉर्मुलेट किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस, Q इंटू डी, ओके। तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हम 2L ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो डायपोल मोमेंट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर डायपोल मोमेंट बन रहा है क्या, देखिए इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन पर हो गए, एक ही लोकेशन पर, तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या थी, 0, और 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 0। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लें, दैट इसमें जो है डायपोल मोमेंट हमेशा 0 रहता है, 0, एंड यहाँ पर क्या होता है, डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। डायपोल मोमेंट हैज सम वैल्यू, ओके। अब एक और पॉइंट क्या आता है, एक और पॉइंट ये आता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में कोइंसाइड क्यों नहीं करते पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उनका जो शेप होता है वो ही कुछ अलग से होता है, एसिमेट्रिक शेप होता है, उसमें सिमेट्री नहीं होती दोनों के शेप में। तो इसका शेप क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल का शेप एसिमेट्रिक, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। जबकि यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर ये कंडीशन बनती है कि इसके मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर हमें बस यही समझना है दैट जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, लेकिन हमें ये पता है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि यार जो पोलर मॉलिक्यूल है उनमें परमानेंटली पोल्स प्रेजेंट होते हैं,
और नॉन पोलर में पोल्स प्रेजेंट नहीं होते इनिशियल स्टेट में। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो चाहे नॉन पोलर हो या पोलर हो, दोनों सेम काइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, दोनों सेम तरीके से पोलराइज हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको। तो देखिए इनिशियल स्टेट में क्या होता है, जो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। दैट सपोज करें ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, कुछ प्लस माइनस, कुछ प्लस माइनस। तो ये क्या है, रैंडम स्टेट में होते हैं, क्या रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो नेट डायपोल मोमेंट हो जाता है, पूरे जो जितने भी हैं उन सभी का नेट डायपोल मोमेंट, किसी का ऊपर किसी का नीचे, तो क्या होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो। ओके, जबकि यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेट में कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, दैट सभी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पर। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सपोज हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से क्या होगा, दैट ये सभी जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस साइड अट्रैक्ट होंगे, एंड जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस पोल से अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए ऐसा होने पर सभी चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे को, सभी जो डायपोल होंगे एक दूसरे को अलाइन कर लेंगे। दैट इज नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव। इन्होंने खुद को नेगेटिव टू पॉजिटिव अलाइन कर लिया। ओके, एक और चीज़ रहती है कि यार जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतने ही ज़्यादा ये अलाइन होंगे। यदि आपने कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो हो सकता है एक ही डायपोल अलाइन हो, यदि आपने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो 4 से 10 हो जाएं, और ज़्यादा लगाई है तो और ज़्यादा जो डायपोल्स होंगे वो अलाइन हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है कि इसके सेम कंडीशन बनती है, दैट सभी नेगेटिव क्या होंगे, इस साइड आ जाएंगे, नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव इस साइड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर दोनों की जो कंडीशन बनती है वो सेम होती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों की एक ही कंडीशन बनती है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, और ये कंडीशन कौन सी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। इसीलिए हम कहते हैं दैट इसमें क्या है, पहले से डायपोल नहीं बना हुआ था ना, लेकिन इसमें परमानेंट डायपोल बना हुआ था, लेकिन जो डायपोल मोमेंट होता है वो इनिशियल स्टेट में जीरो होता है। इलेक्ट्रिक, तो सपोज करते हैं दैट हमारे पास एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हमने पहले भी इसको देख लिया है बट फिर भी एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कंपैरिजन के लिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉजिटिव साइड, एंड ये क्या होगा, नेगेटिव साइड। तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, सभी इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, इस पॉइंट पर आ जाएंगे, एंड सभी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर हो जाएंगे। ये क्यों हुआ, दैट इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ये जो इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने क्या किया, उसने चार्जेस को इंड्यूस किया। और ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक चार्जेस को इंड्यूस करेगी, जब तक कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन से बनी है, जब तक कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल ना कर दें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना हो जाए, और डायरेक्शन तो इनकी अपोजिट है ही। तो यहाँ से हमें क्या पता है दैट कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। दैट इज, यदि यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे दैट ये पॉजिटिव प्लेट है हमारी और ये हमारी कोई नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर के अंदर, नेगेटिव प्लेट। ओके, अब यदि हमने यहाँ पर कंडक्टर को प्लेस करा दिया, सपोज करते हैं इतने रीजन में हमने कंडक्टर को प्लेस करा दिया, तो क्या होगा, तो यदि हम कंडक्टर को प्लेस कराएंगे तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। बिकॉज कंडक्टर क्या करेगा, जो उसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैंसिल कर देगा।
लेकिन वही हम दूसरा केस लेते हैं डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो सपोज करते हैं हमारे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये पैरेलल प्लेट है किसी कैपेसिटर की। तो इस तरह से हमारा जी क्या है, हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ले लिए। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कुछ एयर ही है बीच में, चलिए मान लेते हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये हमारी ई ओरिजिनल है, दैट इज ओरिजिनली हम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, दैट इसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। कैसे, माइनस यहाँ पर आ जाएगा एंड प्लस इस एंड पर, माइनस यहाँ पर एंड प्लस, माइनस एंड प्लस। तो देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, किसके कारण, पोलराइजेशन के कारण। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनेगी कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को या ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे? देन हमारा आंसर होगा नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, एंड इंसुलेटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इतने सभी इलेक्ट्रॉन्स को वो डिटैच नहीं कर पाएगी उसके पेरेंट एटम से। तो जो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कराते हैं वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करते हैं 100 है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 10, है ना, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स को उसने नहीं किया ना जो अट्रैक्ट। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नेट, वो क्या हो गई, कम हो गई, ई ओरिजिनल माइनस ई पोलराइज्ड या ई इंड्यूस। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस होगी, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस होगी, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? तो इसके लिए हमें पता होता है एक टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प से हम बता सकते हैं दैट यदि हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिड्यूस करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है ई ओरिजिनल अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू, दैट इज ई रिड्यूस्ड, या हम इसको ई नेट बोल सकते हैं। तो ई ओरिजिनल अपॉन ई ओरिजिनल माइनस ई पी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। हम इसको सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं दैट K इज इक्वल टू ई ओरिजिनल अपॉन ई। तो जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं कहूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, ई रिड्यूस्ड अपॉन ई ओरिजिनल अपॉन K, दैट इज जितनी इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतने टाइम ये इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, उतने टाइम ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल यदि हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है 100 एंड जो हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इसमें यूज किया है, जो सपोज करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने क्या यूज कर लिया, एक वो डाइलेक्ट्रिक यूज कर लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज ओरिजिनल 100 बन रही थी तो इसका 2 टाइम्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। तो यार अब एक चीज देखते हैं दैट कोई डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कब शो करता है, दैट उसमें से इलेक्ट्रॉन्स कब डिटैच होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, एक कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं दैट सपोज करें हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को हम कब तक चार्ज दे सकते हैं, तो सपोज करें ये हमारे पास एक कंडक्टर ए है, हमने इसको चार्ज दिया 2 कूलाम स्टोर कर गया, 3 कूलाम स्टोर कर गया, 4 कूलाम स्टोर कर गया, 100 कूलाम ये स्टोर कर गया। हमने इसको 100 कूलाम पॉजिटिव चार्ज दिया, ये स्टोर कर गया। लेकिन जैसे ही हमने इसको 100 कूलाम से 10 चार्ज और ज़्यादा दिए, 10 पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा दिए, 50 पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा दिए, तो इसका चार्ज बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो वो चार्ज कहाँ चला गया, वो चार्ज कहाँ चला गया, तो उसका आंसर है वो चार्ज लीक हो गया। कहाँ लीक हो गया, अब देखते हैं कि हमें पता है कि यार
ये जो कंडक्टर है उसकी सराउंडिंग में क्या है, एयर है। ओके, ये पूरी तरह से एयर से सराउंडेड है। अब देखिए जब हम इसको बहुत ज़्यादा चार्ज देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी बना रहा था, अब भी अब और ज़्यादा बनाने लगेगा, बनाएगा ना। तो एयर में क्या है, एयर में भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों चार्जेस हैं। तो देखिए ये इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्जेस हो गए, जिससे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगा। और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने से, क्योंकि एयर एक इंसुलेटर है, तो इसकी इंसुलेशन तो ब्रेक हो जाएगी ना। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट के आने लगेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन डिटैच होने लगेंगे अपने पेरेंट एटम से। तो सपोज करते हैं हमने इसको 10 चार्ज ज़्यादा दिए, 10 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिए। अब क्या हो गया कि इस कंडीशन में जो 100 कूलाम का हमने जो चार्ज दिया था पहले इसको, तो 100 कूलाम से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उससे एयर की जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो गई। कि यदि आपने 100 कूलाम से थोड़ा सा और चार्ज ज़्यादा दिया तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, एंड इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई कि यार उससे एयर जो है अपना जो हौसले टूटने लगे एयर के, दैट इज जो एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। यदि हमने 10 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिए हैं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने साइड और इसमें आ जाएंगे वो। और जब इसमें आ जाएंगे तो 10 पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। यदि हमने इसको जो 50 जो एयर की जो स्ट्रेंथ थी इंसुलेशन टूटने की, उससे जो है हमने 50 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दे दिए, तो वो क्या करेगा, तो ये इसके एयर के 50 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा एंड दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एयर के 50 इलेक्ट्रॉन है इसके 50 पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब एयर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट किया, उस कंडीशन में एयर क्या बन गई, एयर की इंसुलेशन ब्रेक हो गई। और वो पॉइंट जहां तक अपनी इंसुलेशन को होल्ड करके रखता है, वहां तक उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जहां तक कोई इंसुलेटर अपनी इंसुलेशन को होल्ड करके रखता है, उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो एयर की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं यहाँ पर कोई मेरे पास एक सब्सटेंस है या कोई मटेरियल है, कोई मीडियम है, उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ दैट 10 किलोवाट पर mm है। तो यदि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लगाई जा रही है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम में लग रही है, तो यहाँ तक तो वो यहाँ तक तो वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने 10 किलोवाट से 10.1 किलोवाट की, तो क्या होगा, उतने ही जितनी आपने बढ़ाई है उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उसके ब्रेक होने लगेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, उसके डिटैच होने लगेंगे। तो जो एयर की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.8 किलोवाट पर mm। यदि आप 1 mm एरिया पर यदि आप 0.8 किलोवाट पर mm की यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो क्या होगा, एयर की इंसुलेशन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एयर के डिटैच होना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दैट यदि हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करा दिया है, तो उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के आ जाने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये हम सही देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच गाइस।